हम पूरे तन मन धन से जनता की सेवा करेंगे। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि इन चुनौतियों का सामना हम 7 मंत्री नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली विधानसभा के 70 विधायक नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली की जनता को सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हमें भ्रष्टाचार भी दूर करना है तो वो भ्रष्टाचार भी सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो वो भी सबको मिलकर पकड़ना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ, पिछले 3-4 दिन में हमारे कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने, वॉलंटियर्स ने पूरी रात जाग के दिल्ली की सड़कों पे घूम के दिल्ली के जो सबसे गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनकी तरफ किसी सरकार का वो नहीं जाता, वो तो वोट बैंक भी नहीं है क्योंकि वो तो वोट भी नहीं डालते, उनका तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। तो इन लोगों ने उन रैन बसेरों का, उनके रैन बसेरों का मुआयना किया, नए रैन बसेरे खोलने की बात कही और कल की अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, मैंने कहा था कि हम उनके लिए पोटा केबिन बनाएंगे, लेकिन कल के बाद मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर ये पोटा केबिन की कॉस्ट बता दीजिए, हमारा रोटरी क्लब, हमारा फलाना क्लब, 1 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं, 2 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ये फायदा होता है जब पूरा समाज अपनी तरफ से करना चाहते हैं, 2 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ये फायदा होता है जब पूरा समाज मिलके देश को सुधारता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ये एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है, ये दिल्ली से तो भ्रष्टाचार दूर करेगी, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में तो खुशी लाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन पूरे देश के अंदर भी इस किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी। और ये जो भी अधिकारी उस समय रहे उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, किसी को नहीं बख्शेंगे। कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है? किसी को नहीं बख्शेंगे, आप चिंता मत करिए। अभी मैं टाइम फ्रेम कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको ये जवाब देने दो। जी सर, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं विद ऑल द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज एट माय कमांड कि चाहे वो दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे हमारे काल में भ्रष्टाचार हो, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कई सारी चीजें करेंगे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑन आवर दिस थिंग नाउ इज द जन लोकपाल बिल फॉर दिल्ली। हाँ, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना कि सीएजी का ऑडिट हो जाए। देखिए, ये एक तरह से मैंने बताया कि चुनाव के दौरान जब हम दिल्ली में घूमे थे, लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो एक तरह से ये भी टेम्पोरेरी रिलीफ है, और जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि सारी दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। सर, वो आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए, आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए उसको। हम कोशिश करेंगे। नहीं, ये सत्र तो 3-4 दिन का बचा, जैसा हमने कहा था 15 दिन में करने का, तो आज से 15 दिन के अंदर करने की, 15 से 20 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 दिन के अंदर तर आपण बघत होतो आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर आणि बहुमत सिद्ध केल्यानंतर घेतलेली पत्रकार परिषद। आम आदमी पार्टीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अखेर दिल्ली विधानसभेमध्ये आपलं बहुमत सिद्ध केलं। काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे केजरीवाल यांनी 37 विरुद्ध 32 मतांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला। त्यामुळे आता किमान पुढचे 6 महिने तरी केजरीवाल सरकारला जीवदान मिळालंय। केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे अवघे 28 आमदार असताना विधानसभेत त्यांनी 37 मतं मिळवली। मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकून मोठी राजकीय लढाई जिंकली आहे। विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच
दिल्लीकरांना मोफत पाणी देण्याचं आणि विजेचे दर निम्म्यावर आणण्याचं आश्वासन त्यांनी पूर्ण केलं। अशी विकास कामं सुरू ठेवली तर काँग्रेसचा पाठिंबा यापुढेही कायम राहील, अशी ग्वाही दिल्लीचे काँग्रेसचे अध्यक्ष लवली सिंग यांनी दिली आहे। तर विश्वासदर्शक ठराव आपण अधिक चर्चा करूया। आमच्या दिल्लीचे प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक सध्या आपल्या सोबत आहेत। रश्मी, दिल्लीत गेल्या काही महिन्यांपासून आम आदमी पक्षाची जोरदार चर्चा होती आणि अखेर हा प्रवास आता सरकार स्थापन करण्यापर्यंत येऊन ठेपलेला आहे। विश्वासदर्शक ठराव जिंकणं आणि बहुमत सिद्ध करणं हे किती मोठं आव्हान अरविंद केजरीवाल यांच्या समोर होतं? नक्कीच अमोल, आपल्याला माहिती आहे की अरविंद केजरीवाल हे पहिल्या दिवसापासून एकच गोष्ट सांगतात की आम्ही कोणाचा पाठिंबा मागितला नाही, आम्ही कोणाला पाठिंबा देत नाही आहोत। आज देखील जेव्हा ते भाषणासाठी उभे राहिले तेव्हा त्यांनी ह्याच गोष्टीवर सांगितलं की आम्ही आमच्या पक्षाचं सरकार बनावं किंवा आमचं नाव मोठं व्हावं म्हणून सत्तेत आलेलो नाही आहोत, आम्ही दिल्लीच्या जनतेसाठी सत्तेत आलेलो आहोत। आणि आज भाषण करताना अरविंद केजरीवालांनी तब्बल 17 मुद्दे मांडले। त्यांनी त्यांचं असंच म्हणलं तर एक चांगलं सरकार द्यायचं, लोकांच्या अपेक्षा आहे, पाणी असेल, विजेचे दर असतील, अशा मूलभूत सुविधा लोकांना देणं, चांगले हॉस्पिटल असतील, शिक्षण देण्याचा आमचा इरादा आहे। या इराद्यावर या मुद्द्यांवर तुम्ही आमच्या बरोबर आहात का असं तर तुम्ही आम्हाला सांगा, असंच त्यांनी एक भावनात्मक भाषण करतच सपोर्ट कुठेतरी सपोर्ट मागितला होता। आणि अर्थातच काँग्रेस असेल आणि त्यानंतर जेडीयूचा एक जो आमदार होता त्यांनी पाठिंबा दिला। त्यामुळे हा विश्वासदर्शक ठराव जो आहे तो अरविंद केजरीवाल यांनी जिंकले आणि हा विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर देखील अरविंद केजरीवाल हेच म्हणाले आहेत की हा दिल्लीच्या जनतेचा विजय आहे, हा आमचा विजय नाही। यावरून दिसते की अरविंद केजरीवाल यांनी जे संपूर्ण जेव्हापासून ते निवडणूक लढण्यासाठी मैदानात उरले तेव्हापासून त्यांनी आम्ही जे करतो ते आम्ही जनतेसाठी करतो, त्यामुळे आम्ही जर जिंकलो तर ती जनतेचीच जीत आहे, आम्ही जर हारलो तर ती जनतेचीच हार आहे असंच म्हटले। आणि आज देखील त्यांना ह्यामध्ये यश नहीं है अभी तक, तो आप सब्सिडी कैसे अनाउंस कर सकते हैं? ये भी है सवाल है कि क्या स्पीकर के लिए आप कांग्रेस तैयार होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आज रात को सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा, उसके बाद आपको बताएंगे। तर आपण बघतो आहोत अशा प्रकारे आम आदमी पक्षाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकत आपलं बहुमत सिद्ध केलेलं आहे आणि इथून पुढे किमान आता 6 महिन्यांसाठी तरी अरविंद केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री राहतील किंबहुना आम आदमी पक्षाचं सरकार दिल्लीमध्ये राहील हे याची तरी आता निश्चिती झाली आहे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।